बड़े बेटे की बहू आई है और उधर सास भी प्रेग्नेंट है। मैंने डिलीवरीज कराई है सास और बहू दोनों एक साथ आज के डेट में इनफर्टिलिटी इतना क्यों बढ़ गया है कि जहाँ 30 के बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया। अब जैसे किसी डॉक्टर को बोलते हुए सुन लिया कि 35 के बाद आपकी एग की एज कम हो जाती है, हर चीज का एक एक्सट्रीम बना देते हैं। इंडिया में राई का पहाड़, सब अपनी अपनी एडवाइस देना शुरू हो देते हैं, सब डॉक्टर बन जाते हैं घर में। राइट, मर्द अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं। वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम उनमें है। सास जो होती है वो भी अपने बेटे को नहीं भेजती कि नहीं पहले बहू का इलाज होगा, बहू में ही दिक्कत है। अच्छा, लेडी का एक टेस्ट नहीं होता, बेचारी के 4-5 टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हार्मोन्स है, इन्फेक्शन है, सोनोग्राफी है, इन्वेजिव टेस्ट होते हैं। हस्बैंड में क्या है, ओनली एक सीमेन टेस्ट। पीरियड्स अभी भी कितना बड़ा मुद्दा है। मेरे खुद के फ्रेंड्स में एक लेडी है जो मेरी एज की है, वो जमीन पे सोती है जब पीरियड्स आते हैं, बिकॉज वो उस माइंड सेट के लोग हैं। अचार होता है, अचार का ढक्कन नहीं खोलना है या अचार को टच नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है? किस हद तक का पेन नॉर्मल है? एक तरह का पेन होता है जो 5-7 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और पीरियड्स आने के बाद भी चलता रहता है। उसमें जाके दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इंडिकेट्स कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंटली लोग प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए 72 आवर्स वाला पिल लेते हैं, वो कितना अफेक्ट करता है? दैट इज नॉट गुड। कई बार वो एबॉर्शन पिल्स भी नहीं होती, कुछ भी दे रहे होते हैं। आई हैव सीन गिविंग देम एंटी मलेरियंस, हाई डोज एंटी मलेरियंस कि इससे अबॉर्शन हो जाएगा। कितने केसेस आते हैं 100 में से जो जानना चाहते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या है? पहले तो 50-60% आते ही थे, इसीलिए कि आप सोनोग्राफी करके। अभी भी दबी आवाज में लोग पूछते हैं कि मैम आपको तो दिख ही गया होगा ना सोनोग्राफी में, लड़का है या लड़की है। क्या आप ये मानती हैं कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को भी सी सेक्शन में कई डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स फॉरवर्ड करते हैं? कौन सा बिगेस्ट झूठ है औरतों को सोसाइटी ने कहा है? बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पे और भी बेटर गेस्ट ला पाए, क्योंकि करीब 80% व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट को देखते तो जरूर है लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, वेलकम टू द राहुल रंजन शो, जहाँ हम आज बात करने वाले हैं वुमेन्स हेल्थ केयर के ऊपर। और हमारे पॉडकास्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं एक भारत की बहुत ही जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल परिहार जी, जिन्हें 26 सालों का अनुभव है। तो आज का पॉडकास्ट रहने वाला है महिलाओं के हेल्थ केयर के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर सोनल परिहार जी से। मैम, वेलकम टू द राहुल रंजन शो। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैम, इतने वर्षों से आप वुमेन हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रही हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने वर्षों से हर प्रकार के केसेस को देखने के बाद ऐसा कोई केस है जो आपको अभी भी सरप्राइज करता है कि ऐसा इतना अवेयरनेस के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? इतने सालों में मैंने जो चीज़ देखी है चेंज होते हुए, वो लोगों की अवेयरनेस काफ़ी चेंज हुई है। बट जो चीज़ अभी भी चल रही है वो है जो सेक्स सिलेक्शन, जो जेंडर सिलेक्शन होता है, अभी भी दबी आवाज़ में लोग पूछते हैं कि मैम आपको तो दिख ही गया होगा ना सोनोग्राफी में, लड़का है या लड़की है। एंड दैट सरप्राइजेस मी कि हम 2026 में आ चुके हैं और इतनी लॉ स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लोगों का जो माइंड सेट है, जो जेंडर बायस है, वो अभी भी है। क्या बात कह रही है? अभी भी लोग, कितने केसेस आते हैं 100 में से जो जानना चाहते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या है? मैं बोलूँगी 10% तो हो ही अभी भी है। पहले तो बहुत ज़्यादा था, पहले तो 50-60% आते ही थे, इसीलिए कि आप सोनोग्राफी करके हमको जेंडर बता दो। उनको ये मतलब नहीं था कि बच्चा सही है कि नहीं, उसकी बनावट सही है कि नहीं। इट वॉज मोर ऑफ जेंडर, बिकॉज जो जेंडर बायस चल रहा है सोसाइटी में, हर फैमिली में 1 से 2 लड़के तो होने चाहिए, और अगर 6 बच्चों में 4 लड़कियां 2 लड़के, तो वो रेशियो भी उनको पसंद नहीं आता। फिर वो और करते कि रेशियो में लड़के ज़्यादा होने चाहिए। ये भी देखा है मैंने। तो 10% तो अभी भी पूछते हैं। और अगर लोग देखने वाले हैं तो फिर अबॉर्ट करने वालों की संख्या भी आती होगी, जो बोलते होंगे कि मैम कहीं और से अगर पता चल गया। हाँ, तो ऐसी केसेस आते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि लड़की इसलिए हम अबॉर्ट करना चाहते हैं। ऐसे खुले शब्दों में तो कोई नहीं बोलता है। और लॉ क्योंकि अब थोड़ी सी लीनियंट हुई है, पहले एमटीपी रूल्स के अकॉर्डिंग एक गायनेकोलॉजिस्ट 12 हफ्ते तक, यानी कि 3 महीने तक अबॉर्शन कर सकती है। अभी उन्होंने उसको बढ़ा के 20 वीक्स कर दिया, जस्ट टू हेल्प द पेशेंट्स, क्योंकि कई बार पेशेंट्स सोनोग्राफी लेट कराते हैं, बच्चे में एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि चौथे 5वें महीने में पता चलती हैं। तो लॉ चेंज करके 20 वीक्स यानी कि 5 महीने तक अलाउ कर दिया है। उसका फायदा उठा के लोग कई बार करवाते होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई डायरेक्टली ऐसा कोई नहीं आया बोलने के लिए कि हाँ मैंने जेंडर सिलेक्शन कराया इसलिए मेरे को
एबॉर्शन कराना है, मैंने जेंडर चेकअप कराया है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा बोलने से उनके ऊपर केस हो सकता है। ओके हाँ, बट जेंडर का जो चेकअप है वो अब बंद हो चुका है, क्योंकि लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। बट स्टिल आपने बोला ना, अभी भी हो रहे हैं, लूप होल्स हर जगह हैं, पीपल आर स्टिल डूइंग, क्वैक्स हैं, बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो लोग करवाते हैं। अच्छा, आज के डेट पे वुमेन सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बीमारी से जूझ रही है या परेशान है? देखिए, बीमारियां तो बहुत सारी हैं, बट सबसे ज़्यादा तो अगर मैं बोलूँ हमारी कंट्री में तो किलर जो कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, इन दो के लिए मैं काफ़ी अवेयरनेस रील्स भी बनाती रहती हूँ। बिकॉज सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो यूट्रस का जो मुंह होता है उसको बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स बोलते हैं, दैट इज़ द ओनली कैंसर जो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि उसको बनने में 15 से 20 साल लगते हैं। 15 से 20 साल पहले अगर आप पैप स्मीयर, कॉल्पोस्कोपी करा के उसका चेकअप करा लें, एंड दिस इज द ओनली कैंसर जिसके अगेंस्ट वैक्सीन मार्केट में आ चुका है। ये वैक्सीन है जिसमें कि 99.9% प्रोटेक्शन है। उसके बावजूद लोग अभी भी, हम इंडिया में टॉप पे हैं कि अगर 4 में से किसी एक लेडी की डेथ हो रही तो वो इंडियन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दैट इज बिकॉज हमारी लॉज नहीं है, हमारी प्रोटोकॉल्स नहीं है कि हर 3 साल पे आप फीमेल को बोलने कि आप पैप स्मीयर करा लें। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी कर्ब्ड। तो ये बीमारी तो अभी भी चल रही है। तो जैसे पोलियो के लिए ड्रॉप्स मैंडेटरी किए, कई वैक्सीन बच्चों के एज में कि इस इतने महीने में ये वैक्सीन चाहिए, तो एक पूरा सिस्टम बनता है। तो वुमेन के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं बना रहे हैं कि हर वुमेन के लिए एक मैंडेटरी कर ले कि ये टेस्ट और ये वैक्सीन करवाना चाहिए? देखिए, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें तो उन्होंने HPV डाल दिया है, और HPV लेडीज़ में, यानी कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसमें तो मैंडेटरी कर दिया है कि 9 साल के बाद, 9 से 13 के बीच में, जो बिल्कुल ही यंग पॉपुलेशन, नाइव पॉपुलेशन है, हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, 13 के बाद तो फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, तो वी ट्राई कि 9 to 13 के बीच में इनको 2 डोज लग जाए, और वो IAP ने अपने शेड्यूल में डाला है। बट मेल चाइल्ड के लिए ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है। चलिए, ये तो हो गई बात वैक्सीनेशन की, इसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट जो आप टेस्ट कह रहे हो उसके लिए तो सरकार की तरफ से या किसी भी हॉस्पिटल की तरफ से कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं है। तो इट इज मोर ऑफ अपॉर्चुनिस्ट, अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस, पेशेंट खुद आते हैं कराने, या फिर आपको लगता है कि पेशेंट को जरूरत है तो आप कर देते हो, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सबको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो सर्विक्स कैंसर है, इसका क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा किसी को कि मुझे ये होने वाला है? सर्वाइकल कैंसर का कोई खास सिम्टम होता ही नहीं है। ये सबसे खराब बात है। पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, यानी कि आफ्टर इंटरकोर्स जो ब्लीडिंग होती है, दैट इज प्रोबेबली द फर्स्ट साइन कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद उनको ब्लीडिंग हुई, या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। अगर इस पे पेशेंट आ जाता है और अर्ली स्टेज पे हम पैप स्मीयर करके या कॉल्पोस्कोपी करके उसको बता दें और उसका ट्रीटमेंट वहीं का वहीं कर दे, तो 15 साल बाद वो कैंसर नहीं बनेगा, और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, मैंने तो सवाल शुरू कर लिया, लेकिन आपके बारे में मैं एक बार फिर से व्यूअर्स को, क्योंकि जो करीब 30 लाख लोग आपको इंटरनेट पे फॉलो करते हैं, दे नो यू, बट दोज हु आर नॉट ऑन योर प्लेटफॉर्म, उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि ये गायनेकोलॉजिस्ट बनने का ये सफ़र कब शुरू किया आपने और क्यों ये इंटरेस्ट आया? ओके, सो एज अ चाइल्ड, आई थिंक 9th क्लास ऑनवर्ड्स आई वाज लाइक, मेरे दिमाग में सेट था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। वो कहते हैं ना, घर में अगर कोई डॉक्टर नहीं होता है तो आपको शुरू से बोला जाता है बेटा, क्योंकि वो टाइम ऐसा था 1990s की बात है, तो डॉक्टर इंजीनियर 2 ही होते थे मेन प्रोफेशंस। और मेरे फादर रुड़की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और आपको पता है रुड़की इज फेमस, रुड़की IIT, तो उनको ये था कि नहीं, मेरी बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, एंड आई वॉज अ वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। बायो में बहुत इंटरेस्ट था और मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मम्मी पापा दोनों को खुश करने के लिए मैंने मैथ्स बायो दोनों लिया था। पर दिमाग सेट था कि करना तो यही है कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि नाना जी डॉक्टर थे, और मम्मी कहती थी कि बेटा तुम बहुत, तुम्हारे में बहुत एम्पैथी है, तुम्हारे में काफ़ी सैक्रिफाइसल वो नेचर होता है ना कि सबसे बड़ी है घर में, दोनों बहनों का ध्यान रखना, तो एक डॉक्टर वाली वो जो क्वालिटी थी वो लोग कहते थे कि आप में है, तो बनना डॉक्टर था। और गायनिक इसलिए क्योंकि MBBS करने के बाद मुझे एक ऐसी ब्रांच चाहिए थी जो अपने आप में कंप्लीट हो, और जिसमें कोई सच मुझे ये ना लगे कि मैं किस ब्रांच में आ गई, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ मेडिसिन, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल स्टडी भी है, एंडोक्राइन बहुत है, हॉर्मोन्स बहुत हैं, एंड सर्जरी है। आई लव सर्जरी, तो मेरे को सर्जिकल ब्रांच चाहिए थी, और गायनी बड़ी अपनी सी ब्रांच लगती है, तो मुझे लगा कि लेडीज आर मोर कंफर्टेबल विद लेडीज, तो इसलिए मैंने ब्रांच ली। करेक्ट, ऐसा है। अच्छा, तो ये अभी भी ऐसा होता है क्या कि आप भले ही एक फीमेल डॉक्टर को दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी खुल के नहीं बोल पा रही हैं? देखिए, अभी लेटली तो मैंने देखा है लेडीज़ काफ़ी खुल के बात कर लेती हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अब कल्चरल बिलीव्स है ना, हस्बैंड के सामने बात नहीं करनी है, सास के सामने घूंघट ऊपर नहीं जाएगा, तो हमारे कमरे में भी कई बार अभी भी ऐसी लेडीज़ आती हैं जो ऐसे पूरी घूम के मेरे बैठ जाती हैं, क्योंकि पीछे हस्बैंड खड़ा है, तो हस्बैंड के सामने बात नहीं कर सकती।
या फिर खुल हस्बैंड के नहीं बोल पाती अपनी खुद भी नहीं बोल प्रॉब्लम्स। पाती, हस्बैंड बोल रहे हैं तो मुझे हस्बैंड को बाहर करना पड़ता है, प्लीज आप बाहर जाइए, मैं इनसे बात करूंगी। ओके। सास आ गई तो घूंघट ही ऊपर नहीं जाता है। उल्टा मुझे तो लगता है हस्बैंड को शर्म करनी चाहिए कि दो औरतें बात करने वाली हैं तो मैं बाहर चला जाऊं। हाँ, थोड़ा सा हमारे जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करती हूँ राजस्थान में, वहाँ पर थोड़ा सा है अभी भी अच्छा। घूंघट सिस्टम एंड हस्बैंड का नाम नहीं लेना। और कभी कभी तो इवन इन लॉज के साथ आते हैं, जैसे ससुर या जेठ अगर उनको अंदर लेकर आए तो उनके सामने बोलेंगी कैसे? ऑफ तो कोर्स, फिर ये सिस्टम अभी भी है। अच्छा। कम हो गया है, 26 साल में देखा मैंने कम हुआ है, बट अभी भी झिझकती हैं क्योंकि शुरुआत शायद में बहुत उनको- ज्यादा था। हाँ, बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट आती ही नहीं थी वो, ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है मुझे कुरेद कुरेद के पूछनी पड़ती थी कि ये भी होता है क्या, ये भी होता है क्या। हाँ। अब तो फिर भी चल के आती हैं Okay. बिकॉज इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, तो लोगों को पता है। बट स्टिल बिकॉज उनको घर में बोलने का वो जबान नहीं मिलती है, इतनी यंग एज में शादी हुई थी, 17 साल 16 साल 18 साल, तो इस वजह से फिर वो डॉक्टर के सामने भी नहीं बोल पाती हैं। क्या आपको लगता है कि मर्दों में औरतों की हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस पहले से बढ़ी है? पहले से बढ़ी है। आई वुड से 30% ऑफ द मेल्स दे आर नाउ वेरी वेरी केयरफुल अबाउट उनकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, और छोटी से छोटी बात को अच्छे से पूछते हैं, पढ़ के आते हैं, बट ओनली 30%। अभी भी बहुत लंबी जर्नी बाकी है बिकॉज इतना डिस्पैरिटी है ना कल्चरल बिलीव्स में, एजुकेशन में, अवेयरनेस में। नॉट मैनी पीपल आर अवेयर। वो अभी भी पुराने अपने ढर्रे में जी रहे हैं कि लेडी का काम सिर्फ शादी एंड बच्चे पैदा करना एंड किचन का काम करना, दैट्स इट। ना उसमें जबान है, ना वो बोल सकती है। तो 30% दे हैव चेंज, 70% स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। क्या लगता है क्या तरीका होगा ये 70% के डिस्पैरिटी को कम करने के लिए? मुझे लगता है घर की जो लेडीज है ना, सास नंदे, वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि जो लेडीज अभी उस लेवल पे आ चुकी हैं, जो पावर में आ गई हैं, क्योंकि सास तो पावर में आ चुकी पावर में है, जब तक वो छोटी थी तब तक तो उनकी किसी ने सुनी नहीं। Right. तो अगर वो अपनी बहू के साथ वो बिहेव ना करे जो उनके साथ हुआ है, एंड शी कम्स आउट एंड सेज कि नहीं, इसकी ये लड़की भी किसी के घर से आई है एंड शी विल बी द बेरर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस, ये सोसाइटी को आगे बढ़ाएगी, तो इसकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो हस्बैंड जो मुझे लगता है हस्बैंड पिस जाता है माँ और वाइफ के बीच में, तो अगर माँ पूरे खुले दिल से बहू को अपनाए और वहां से चेंज स्टार्ट हो, तो मे बी मेल्स वुड अंडरस्टैंड। तो क्यों लगता है कि ये जो बहू जब सास बनती है तो अपनी सास जैसी बन जाती है, वो अपने बहू के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रख पाती? जैसे मैंने बताया फीमेल हॉर्मोन्स ना, कि मैंने झेला तो तुम भी झेलो। बट आई थिंक अभी नई जनरेशन चेंज हो रही है। जैसे अब मेरा खुद का बेटा ही इज अराउंड 25 और मेरी बेटी 20 ईयर्स की है, तो हमारे घर में बड़े ओपन डिस्कशंस होते हैं। और मेरी जनरेशन, क्योंकि वी आर इन द मिडल, अभी अब हम बूमर्स नहीं रह गए, वी आर जेन एक्स और अब जेन जी से डील कर रहे हैं। तो मेरी फीलिंग कभी भी ऐसे नहीं थी कि मैंने अपने जूनियर्स को कभी तंग नहीं किया। एज अ पीजी रेजिडेंट व्हेन आई वाज 3rd ईयर, मैंने कभी भी वो कोशिश नहीं करी फर्स्ट ईयर को तंग करने की, जो मेरे साथ हुआ था, बिकॉज मुझे पता है मैं कितना परेशान हुई थी। तो इस बच्ची को क्यों परेशान करूँ? सो आई वॉज ऑलवेज अ गुड सीनियर। सिमिलरली एज अ मदर, मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचपन से वही नॉलेज दी है कि लड़कियों की जो एक इम्पॉर्टेंस है घर में, वो बराबर से होनी चाहिए। दोनों बच्चों को सेम एजुकेशन, सेम प्रिविलेजेस। हाँ ठीक है, थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से लड़की को हम रोकते हैं, लड़के को नहीं रोकते, उसमें भी हमारे घर में बहस होती है। मेरा बेटा गुस्सा होता है कि अब नताशा को क्यों रोकते हो, मुझे नहीं रोकते हो। देन वी हैव टू टेल हर, टेल तो वो साइड लेते हैं अपनी वो सिस्टर साइड का। लेता है अपनी सिस्टर का, कि वो भी तो उतनी ही वैसी ही मेरी तरह है, बिकॉज स्टिल देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया। कहीं भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। बट लड़कों को शुरू से ये सिखाना चाहिए कि एक लड़की का अस्तित्व क्या है, आपके घर में वो बहू अगर कोई आएगी तो उसका क्या अस्तित्व है, वो भी इक्वली उतनी मेंबर है आपके घर की जितने की बाकी। तो जब वो वहीं से रिस्पेक्ट शुरू होगा तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं होगी, और उसको शी विल हैव अ वॉइस टू टॉक। क्या लड़के अपने पिता से सीखते हैं अपने घर के संस्कार, कि वो उसकी माँ के साथ कैसा ट्रीटमेंट करता है उसका पिता, क्या वो वैसा ही पति बनता है फिर बाद में? टू बी ऑनेस्ट 80% तो मुझे लगता है बन ही जाएगा वैसा, क्योंकि घर की कल्चरल वैल्यूज़ आती ही हैं बच्चों में। भले ही बच्चे कितने भी एंटी फादर हों उस समय, क्योंकि मदर से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, पर धीरे धीरे वो जीन्स और वो कैरेक्टर आता ही है, अनलेस कि वो बच्चा बहुत स्ट्रांग हो और उस कैरेक्टर को आने ना दे। क्योंकि मैंने जो भी देखा है, चाहे किसी की भी फैमिली में, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स की फैमिली, वो कैरेक्टर आ ही ज़्यादा विद एज। बट ये है कि इतना इंटेंसिटी से नहीं आएगा, बिकॉज जिस चीज़ के लिए अपने फादर को हमेशा बोलता था आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें कहीं तो वो पीछे जाएगा, बट वो 80% कैरेक्टर आता ही है। तो अगर वो पिता को अपने घर में देखे कि वो अगर अपनी वाइफ का यानी उसकी माँ का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो वैल्यूज उसके बच्चे में भी इनकलकेट हो सकते हैं ना? डेफिनेटली आती हैं, और फिर वो अपनी वाइफ को और ज़्यादा वैल्यू करेगा। जब आप प्रैक्टिस करती हैं तो
कोई ऐसा केस बताइए जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ये उसका पति बहुत ही इनसेंसिटिव है अपनी पत्नी को लेकर और नहीं समझ रहा है। ये केसेस और घरों में हो सकते हैं, तो शायद उनको मैसेज कुछ मिले। होता है, कई बार होता है, स्पेशली जब फिजिकल इंटीमेसी की बात आती है तो मुझे लगता है कई बार मेल्स नहीं समझ पाते कि लेडीज़ किस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक डर, शादी के बाद का जो मैरिज का जो इंटीमेसी होती है उसका डर लड़कियों में, क्योंकि अर्ली मैरिजेस अगर होती हैं तो लड़कियों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती। तो कई बार मैंने देखा है कि इस डर से फीमेल और ज़्यादा अपने आप को विड्रॉ कर लेती है और ये चीज़ मेल नहीं समझ पाते। सो दिस इज़ वेरी कॉमनली सीन। देन दे वुड टेल मी ये मेडिसिन दे दो, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड ऑल दैट। सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये मेडिसिन नहीं, ये आपस की इंटीमेसी धीरे धीरे इमोशनली आती है। तो आई थिंक इस चीज़ को लेके अभी हमको काफ़ी काम करना है। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, इवन सेक्सोलॉजिस्ट भी इस पे काम कर रहे हैं काफ़ी, ऑल्दो वी डोंट हैव इनफ सेक्सोलॉजिस्ट इन इंडिया। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन लड़का नहीं हुआ है घर में, लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, तो उसके लिए भी इंसेंसिटिव रहते हैं। लेडी भली ऐसी हो गई है बिल्कुल हड्डी का ढांचा, लेकिन वो बच्चे पे बच्चे, एंड इवन द लेडी डज नॉट अंडरस्टैंड। आप उनको बोलो कि आप इतने बच्चे क्यों कर रहे हो, लड़का क्या जरूरी है, अरे हमारे परिवार वाले, फिर उनको इनकम्प्लीट वुमन वाला वो टैग मिल जाता है ना कि बेटा नहीं हुआ। उनको भी एक लगता है ना कि बेटा पैदा हो गया मुझसे तो मुझे एक मेडल मिलेगा, मेडल मिल जाएगा, आई विल बी अ कंप्लीट वुमन, मैंने घर का वारिस दे दिया। तो ये चीज़ तो मैं डेली देखती हूँ, बहुत कॉमन है। मैंने इस पॉडकास्ट स्टूडियो पे ऐसी बेटियों का पॉडकास्ट किया है जो अपने सेक्टर में बहुत आगे है और उनके माता पिता ने सिर्फ बेटियों के ऊपर ही पूरा इन्वेस्ट कर दिया, उनको बेटे की चाह नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि बेटियां किसी से कम हैं। बिल्कुल, ये तो अपनी सोच है, बेटियां किसी से कम नहीं है। और आपका परिवार ऐसा नहीं कि बेटी अगर दूसरे घर चली गई तो आपका परिवार खत्म हो गया या आगे चलेगा नहीं, आपका जो पूरा वो खानदान है, ऐसा नहीं होता। खानदान का नाम बेटी भी रोशन करती है। करेक्ट, और आगे चलता है कुल वंश ये तो सरनेम, आजकल तो लड़कियां सरनेम ही नहीं चेंज करती शादी के बाद, ना, या उसको मिडिल नेम की तरह यूज करती है। करेक्ट, उनको प्राइड होता है अपने फैमिली का। बिल्कुल। हाँ, पीरियड्स ये अभी भी कितना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा पहले से कम हुआ है बिकॉज लोग बड़े खुल के बात करने लगे। स्पेशली मुझे कहना चाहिए पैडमैन पिक्चर जब आई थी उससे थोड़ा सा अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ी है। बिकॉज जब इतने बड़े स्टार अक्षय कुमार इस बारे में बात करेंगे, रियल स्टोरी पे उन्होंने मूवी बनाई थी, एंड दैट वाज अ टाइम मैं भी जस्ट मिसेस अर्थ जीत कर ही आई थी। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या बात है। उस समय ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो मैंने भी उसके बारे में बोला था और मेंस्ट्रुअल हेल्थ को काफ़ी प्रमोट किया था। तो तब से 2018 से आज 2026 काफ़ी चेंज आया है। People have very openly started talking about pads, about periods, about irregularity, PCO, सब कुछ बातें शुरू हो गई। तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। मतलब पहले केमिस्ट के पास जाओ तो पेपर में लपेट के देते थे। लपेट के तो अभी भी देते हैं क्योंकि वो तो पुराने माइंडसेट के लोग हैं। मुझे लगता है अभी भी वो न्यूज़पेपर में क्या बुराई है, क्या बुराई, ये नेचुरल है ना। ये चीज़ सिर्फ जेनजीज चेंज कर पाएंगे। आज मेरी बेटी वो मेरे से लड़ती है कि ऐसे क्यों छुपा छुपा के दिया जाता है। तो मैंने कहा तुम लो और दुकानदार को बोलो कि भाई मेरे को छुपा के मत दो, मेरे को ऐसे ही दो। क्योंकि यू पीपल कैन चेंज, हम लोग नहीं चेंज हो सकते बिकॉज हम उसी माइंडसेट के लोग हैं। मी बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं शायद नहीं छुपा के लूंगी या किसी को दूंगी, बट आम जनता के जो वुमेन होंगी वो करेंगे, उनको अजीब सा लगेगा। हाँ, क्योंकि शुरू से वो वैसे ही माहौल में पली बड़ी है। बिल्कुल, हमारे घर में इवन फादर एंड डॉटर दे टॉक अबाउट पीरियड्स। ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट आई टॉक टू द पेशेंट, पर हमारे घर में बड़े ओपन डिस्कशंस होते हैं। नाउ आई कांट एक्सपेक्ट माय मदर और माय मदर इन लॉ टू एक्सेप्ट दैट। तो उनके सामने हम बात नहीं कर सकते, बट विद इन द फैमिली हम चार अच्छे से ओपनली बात करते हैं। ओके, अभी भी कोई ऐसा मिथ है पीरियड को लेकर जो चेंज नहीं हो पाया है? यस, दैट पीरियड्स आर इम्प्योर, कि ब्लड इज इम्प्योर एंड द गर्ल बिकम्स इम्प्योर फॉर दोज 4-5 days। उसको मेरे खुद के फ्रेंड्स में एक लेडी है जो मेरी एज की है, वो जमीन पे सोती है जब पीरियड्स आते हैं, बिकॉज वो उस माइंडसेट के लोग हैं। क्या होगा, वो बेड इम्प्योर हो जाएगा? बेड इम्प्योर हो जाएगा, किचन में नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, ये जो अचार होता है अचार का ढक्कन नहीं खोलना है या अचार को टच नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है? आई डोंट नो, मेरी मदर भी ये चीज़ बोलती हैं। तो मैंने उनको अपने साथ रह रही है मेरे साथ 20 साल से, वो मेरे को चेंज कर दिया है। मैं कहा आपने मुझे डॉक्टर बना दिया तो प्लीज नाउ यू लिसन टू मी। अब मेरी बात, आपकी बात मैं नहीं सुनी। हाँ, साइंटिफिक भी कुछ होना चाहिए। पूजा में नहीं जाना है, आप देवियों की पूजा करते हो और आप लड़की को पीरियड्स के टाइम मना करते हो। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी इस चीज़ को नहीं माना। जब तक मैं घर में थी, बिफोर आई वेंट टू मेडिकल कॉलेज, मम्मी की बात सुनी,
मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद शर्म की वजह से नहीं बताते थे। सोच बदल गई। हाँ, क्योंकि जब आप सारी भीड़ में लड़कों के साथ लड़कियों के साथ मंदिर में जा रहे हो, अब हम बाहर रुक जाए, तो आपको उस समय शर्म आती थी बताने में कि नहीं मैं पीरियड्स में मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बिकॉज वो टाइम 98 तब की बात है, 98 भी नहीं, 91 में तो मैंने MBBS ज्वाइन कर लिया था। और उस शर्म की वजह से मैं तो मंदिर में चली जाती थी। एंड लकीली शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ, बिकॉज दे बिलोंग टू एन आर्मी बैकग्राउंड, माई हस्बैंड इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो उन्होंने कभी इस चीज़ को माना नहीं। तो लकीली मेरे को उसी माइंडसेट की मदर इन लॉ मिली। उन्होंने भी ये बोला कि तुम बैठो पूजा में, हवन में बैठो ना, क्या है पीरियड्स हैं तो है, देवी की पूजा कर रहे हैं। तो क्या बात है। हाँ, that was very lucky। ये बहुत अनहर्ड अनसीन थिंग है। Yes, and that to her age। हाँ, मतलब बूमर्स की बात कर रही हो। मेरी मदर नहीं मानती, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे अलाउ कर दिया। तो इस चीज़ को मैं अभी भी प्रमोट करती हूँ। तो मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स चार कोने के मुंह बनाती है, ऐसे कैसे बोल रही है। मैं कहती दिस इज हाउ आई एम एंड दिस इज हाउ आई एम टीचिंग माई यंगर जनरेशन कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को ये लगता है कि मतलब अगर पीरियड्स है तो पेनफुल ही रहेगा, तो किस हद तक का पेन नॉर्मल है और किस सिचुएशन के बाद उनको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, पेन बड़ा सब्जेक्टिव होता है। थोड़ा सा पेन किसी को पूरा हिला देता है और किसी को बहुत ज़्यादा पेन भी सहन हो जाता है। तो पेन की जो डेफिनेशन है सब्जेक्टिव होती है कि अगर ऐसा पेन है जो आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है एंड यू नॉट एबल टू वर्क, यू नॉट एबल टू गो टू कॉलेज स्कूल, और आपको अपना काम बंद करके लेटना पड़ रहा है, देन यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। तो पेन, क्योंकि सबका थ्रेशोल्ड अलग है, तो इस तरह का पेन जो कि बहुत लंबा चल रहा है, से ऊपर चला जाए, सहन शक्ति से ऊपर चला जाए। और नॉर्मल जो पेन होता है, दो तरह के पेन होते हैं। एक स्पाज्मोटिक होता है जो कि पीरियड्स के एक दिन पहले स्टार्ट होता है, उसके फौरन बाद पीरियड आ जाता है और एक दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। दैट इज वेरी नॉर्मल और बड़ी कॉमनली देखा गया अनमैरिड गर्ल्स में और जिनको बच्चे नहीं हुए। और एक तरह का पेन होता है जो 5-7 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और पीरियड्स आने के बाद भी चलता रहता है। उसमें जाके दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इंडिकेट्स कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। या तो कोई डिजीज है, इन्फेक्शन है, गांठ है, क्योंकि ये पहले से स्टार्ट हो गया। जस्ट ड्यूरिंग पीरियड्स तो कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि रिलीज होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कई लोगों को ऐसा पेन आता है जैसे डायरिया में आता है स्पाज्मोटिक पेन, दैट इज नॉर्मल, दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। मैम, आजकल ये PCOS की समस्या बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, क्या ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है या क्यों हो रहा है? देखिए, जेनेटिकली भी होता है, बिकॉज PCO के साथ लड़की पैदा होती है। बेसिकली व्हेन शी इज बॉर्न शी हैज द कैरेक्टर्स दैट जीन ऑफ अ PCO, क्योंकि PCO फैमिली में रन करता है, बुआ को, मासी को, वहां से वो आ जाता है। जरूरी नहीं कि सब जनरेशंस को वो स्किप भी करता है जनरेशन, जैसे दादी से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आया, नेक्स्ट में आ गया। अच्छा, ऐसा होता है। तो देयर इज अ जीन, बट देन यस, स्ट्रेस कैन ट्रिगर इट। जैसे PCO विद इन द फैमिली, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में अगर मैं देखूँ, मेरी डॉटर को थोड़ा सा है, मेरी यंगेस्ट सिस्टर को है, उसको बहुत ज्यादा है। मेरी डॉटर में एलिमेंट्स दिखते हैं, मेरे को और मेरी बीच वाली सिस्टर को नहीं है। बट स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो PCO के सिम्टम्स कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाते हैं। स्ट्रेस इज क्रिमिनल। यस, एंड थायराइड एंड PCO साथ साथ चलते हैं और दोनों स्ट्रेस रिलेटेड है। ओके, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अगर आप काउच पोटैटो हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो एंड यू टू मच इनटू जंक फूड, वेट बढ़ रहा है, तो फिर पीरियड्स भी इरेगुलर होंगे। काउच पोटैटो पहली बार सुना, बड़ा अच्छा लगा सुन के मुझे। काउच पोटैटो, यस, दैट इज अ वर्ड आई यूज फॉर माय चिल्ड्रन, क्योंकि जेंजीजी है, लेटे ही रहते हैं ना सुबह में, मोबाइल चलाते रहते हैं। अच्छा, तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल होती है जिसमें आप बिल्कुल भी मूव नहीं करते हो एंड यू ईटिंग ऑल जंक फूड, तो उसमें थायराइड, PCO, डायबिटीज, ये सब होना ही है। और PCO में भी आगे जाके डायबिटीज होता है। तो क्या PCOS प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है? नॉट ऑलवेज, PCO डिपेंड करता है कितना कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत है तो, और अगर पीरियड्स रेगुलर आ रहे तो इतना कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं देता। इसको इसीलिए PCOS बोलते हैं। अब तो इसका नाम भी चेंज हो गया, POMS हो गया है। इट इज पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इज PMOS नाउ। तो ये बेसिकली सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके ओवरीज के अंदर खूब सारी सिस्टेस या पॉलीसिस्टिक है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके अंदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे वेट गेन होता है, आपके अंदर एंड्रोजन प्रॉपर्टीज ज्यादा है इसलिए एक्ने और यहाँ पर बाल निकलने शुरू होते हैं। सो ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। और सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं कि कितना ज्यादा है, कितने सिम्टम्स है, आगे जाके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी सब होता है। सो इट इज अ सिंड्रोम, नॉट एवरीबडी पासेस थ्रू दैट। तो किसी को सिर्फ पीरियड इरेगुलरिटी होती है, किसी को इनफर्टिलिटी होती है, किसी को IVF में जाना पड़ता है, किसी को कुछ भी नहीं होता। 2 बच्चे होने के बाद इरेगुलर साइकिल शुरू होती है। हम बोलते हैं PCO है, बोलते मुझे तो बच्चे हो गए आराम से। मैं कहा किसने बोला कि PCO में इनफर्टिलिटी होती है? जरूरी थोड़ी है, नॉट एवरी PCO हैज इनफर्टिलिटी। तो इट डिपेंड्स कितना है और किस पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से हो रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ योर एंड्रोजन हार्मोन, या फिर इज इट बिकॉज ऑफ इंसुलिन,
क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अभी आईवीएफ का आपने टर्म मेंशन किया, तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक कपल ने केस किया कि उन्होंने जब डीएनए टेस्ट कराया तो बच्चा ना फादर से बिलोंग कर रहा था ना मदर से बिलोंग कर रहा था। ओके। तो आजकल ये आईवीएफ इंडस्ट्री में बड़ी ये ना एक समझिए कि एक करप्शन का माहौल है, एक बहुत ही धांधली चल रही है जहाँ पे बच्चे प्रोड्यूस करना उनका टारगेट है और एथिक्स ख़त्म हो गए हैं। तो ये ऐसा, इसके लिए क्या कोई स्ट्रिक्ट कानून है देश में आईवीएफ कंसल्टेंट्स को रोकने के लिए, जो माता पिता को बताए बिना किसी और का स्पर्म देकर और बच्चे पैदा करा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल ही इलीगल है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। बट अगर ऐसा केस हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वही होगा, जहाँ आग है वही से चिंगारी निकलेगी। बट डेफिनेटली रूल्स हैं, और अगर कोई मैल प्रैक्टिस में पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बट आईवीएफ सेंटर्स ऐसे ही अगर गलत काम करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? सो आई डोंट थिंक इतना कोई ये कॉमनली हुआ है, कोई एक आध केस में हो गया होगा। बट रूल्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्ट है। इस प्रकार के मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या आईवीएफ के तुरंत बाद डीएनए टेस्ट मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ताकि वो डर रहे कि भाई अगर मैंने गलत किया मैं पकड़ा जाऊंगा? डीएनए टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई थिंक आईवीएफ के केस में स्पेशली, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना करवा भी कि वो सकते हैं, किसका बच्चा पाल रहा है। इट कैन बी मे बी ऑप्शनल कर सकते हैं, बिकॉज होता भी महंगा टेस्ट ही है, और या फिर उसको उनकी फीस में ही शामिल कर दें, आईवीएफ की फीस में। तो एक डर पैदा होगा आईवीएफ वालों को ना कि भाई इसके बाद चेक करवा लेंगे, इनको पता चल जाएगा। कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हो सकता है किसी किसी सेंटर में ऐसा करते हो, ऑल्दो इट इज अनबिलीवेबल कि ऐसा करते हैं। बट अगर केस हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ तो है ही। ओके, ऑलराइट, तो बैक टू दैट टॉपिक, पीसीओएस बात करते हैं। ये पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है। एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम, डी स्टैंड्स फॉर डिजीज। तो पीसीओडी एंड पीसीओएस में वैसे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज के दो टर्म्स है। हाँ, बट डिजीज थोड़ा छोटा टर्म है, यानी कि उसको डिजीज है और एंड शी हैज कम टू यू फॉर सम प्रॉब्लम। सिंड्रोम यानी कि उसको सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, एंड्रोजन एक्सेस ऑन द फेस दिख रहा है, बॉडी पे हेयर ज्यादा है, तो दैट कैन बी द डिफरेंशिएशन। बट टेक्निकली मोटा मोटा दोनों सेम है। अच्छा, सोसाइटी में प्रेगनेंसी को लेकर कई बार ऐसा इर्द गिर्द में देखने को मिला है कि मर्द अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। Yes, वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम उनमें है। yes. और वो हर बात पे वो ताना देते अपनी बीवी को, और टेस्ट रिजल्ट आने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते नहीं वो रिजल्ट, वो टेस्ट खराब है, yes. और प्रॉब्लम तुम में है। और लड़की जान रही है कि डॉक्टर बोल चुका है तुम्हें ट्रीटमेंट कराना है, और उसके बाद भी वो खुल के नहीं आर्ग्यू कर पा रही है, क्योंकि वो जान रही है बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं, इसको तो मानना है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार के केसेस क्या आप तक आते हैं? आते हैं, बड़ी कॉमनली आते हैं। हस्बैंड्स मुंह छुपाते हैं, अंदर आते ही नहीं। हस्बैंड्स उसको भेजते, मतलब खुद आते ही नहीं पेशेंट को लेकर, वो सास के साथ या फ्रेंड के साथ आ रही है। हाँ। और अपना सीमेंट टेस्ट मैं 2 विजिट्स तक वेट करती हूँ। 3rd विजिट में आई टेल देम डोंट कम बैक टू मी। वो पेशेंट बोलती है पहले मेरा ट्रीटमेंट कर दो आप। मैं कहा बच्चा तो दोनों से होगा ना, सीमेन या स्पर्म तो वहीं से आने वाला है। नहीं, वो मना कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोलो बोल देना कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, आप कोई और डॉक्टर ढूंढ ले, मैंने आपके सारे टेस्ट कर लिए। एंड द लेडी इज सब्जेक्टेड टू द टेस्ट अगेन एंड अगेन। आप डॉक्टर बदलोगे, डॉक्टर फिर सारे टेस्ट करेगा। अच्छा, लेडी का एक टेस्ट नहीं होता, बेचारी के 4-5 टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हार्मोन्स है, इन्फेक्शन है, सोनोग्राफी है, इन्वेजिव टेस्ट होते हैं पेनफुल, जिसमें कि यूट्रस और ट्यूब सब देखी जाती है, हिस्ट्रोस्कोपी होती है। हस्बैंड में क्या है, ओनली एक सीमेंट टेस्ट, जो कि आराम से मास्टरबेशन के बाद निकाला जा सकता है, उसके बाद भी नहीं आते वो लोग। तो इट इज टिपिकल वो माइंड सेट। सास जो होती है वो भी अपने बेटे को नहीं भेजती। हाँ, ये भी बड़ा कॉमन है कि नहीं पहले बहू का इलाज होगा, बहू में ही दिक्कत है, मतलब वो लाना ही नहीं चाहते हैं। लाना ही नहीं। तो आप मैंडेटरी करती हैं कि भाई उनका टेस्ट लिए बिना मैं कुछ कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। 2 विजिट के बाद आई टेल देम इफ यू डोंट वांट टू कम हियर देन यू कैन गेट इट टेस्टेड। आप मुझे रिपोर्ट लाके दिखाओ, अगर आपको यहाँ शर्म आ रही है आप कहीं से भी कराओ, आई नीड योर रिपोर्ट। तो डू यू सजेस्ट कि दोनों का पैरेलल में टेस्ट होना चाहिए? पैरेलल में होना चाहिए, बिफोर आई स्टार्ट बिफोर आई स्टार्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आई वांट ऑल द टेस्ट्स। टेस्ट मैंने एक बार कर लिए, लेडी के वो 1-2 बार आ गई, उसके बाद ट्रीटमेंट से पहले आई वांट हस्बैंड का टेस्ट आल्सो। क्या पता उसी में प्रॉब्लम हो, फिर अब इधर बेचारी को ब्लाइंडली टेस्ट रिपोर्ट्स दिए जा रहे हो, ब्लाइंडली ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं। स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, और ये सारी चीजें एक वुमेन के हार्मोन को कितना अफेक्टेड करते हैं? बहुत ज़्यादा। स्लीप एंड स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल सारे हार्मोन्स की जो साइकिल है वो सारी खराब कर देता है। तो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स, स्लीपिंग पैटर्न में प्रॉब्लम्स, थायराइड बढ़ जाना,
प्रोलैक्टिन बढ़ जाना, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी को भी बहुत इफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, सब कुछ होता है। तो स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर, इवन फर्टिलिटी, इवन मेल्स में मैं बोलती हूँ स्ट्रेस अगर बढ़ गया तो आपके टेस्टोस्टेरोन पे फर्क पड़ेगा। तो स्ट्रेस लेवल तो बहुत कम होना चाहिए। इट्स वेरी ईजियर सेड, मुझे पता है जो लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है कि स्ट्रेस कम करिए, बट देन इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तो उसको तो आपको खुद को ही कम करना है, चाहे आप मेडिसिन से करो, चाहे आप वर्कलोड कम करो, कैसे भी करो। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बड़े बेटे की बहू आई है और उधर सास भी प्रेग्नेंट है ना, गांव में ऐसा होता था। मैंने डिलीवरीज कराई है 60 बहू एक साथ आज के डेट में इनफर्टिलिटी इतना क्यों बढ़ गया है कि जहाँ 30 के बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया, मान ही बैठते हैं कि 30 के बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी, जल्दी जल्दी शादी करो, 25 के बाद शादी करो, बच्चे करो, बाद में नहीं होगा। एक डर का माहौल है। आई थिंक हर चीज़ ना इंडिया में मल्टीप्लाई हो जाती है, राई का पहाड़ बनाते हैं। अब जैसे किसी डॉक्टर को बोलते हो सुन लिया कि 35 के बाद आपकी ओवम की एज, आपकी एग की एज कम हो जाती है, तो बस वो माइंड सेट हो गया 35 से पहले खत्म करनी फैमिली। जबकि मेट्रो सिटीज़ में लोग 35 के बाद शादी करते हैं, 40 पे तो उनका पहला बच्चा होता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी एज बढ़ रही है तो बच्चा नहीं होगा, इट इज़ जस्ट कि हाँ एक क्वालिटी कम हो जाती है, बिकॉज लेडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक तो है ही ना, नंबर ऑफ एग्स लिमिटेड है और कितने साल तक वो ओवुलेट करेगी वो भी लिमिटेड है, बट दैट डजंट मीन कि आप 40 के बाद कंसीव नहीं कर सकते। सो हर चीज़ का एक्सट्रीम में जाना बहुत गलत है। ये नहीं कि आप 18 साल पे शादी करके 22-25 साल तक आपने फैमिली कंप्लीट कर लिया। आई वुड से 25 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। द लेडीज बॉडी इज नॉट मेच्योर। हाँ, 25 से पहले होनी ही नहीं चाहिए, ना वो मेंटली मेच्योर है ना वो फिजिकली मेच्योर है। और उसके बाद आप आराम से 3-4 साल के गैप से 2 या 3 बच्चे जो आपको करने, 35-40 तक फैमिली कंप्लीट हो जाए, दैट इज आइडियल। 40 के बाद करना चाहो तो आई वुड नॉट से कि मत करो, बट इन हाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स तो बढ़ती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाउन सिंड्रोम, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो वो हर चीज का एक एक्सट्रीम बना देते हैं। इंडिया में राई का पहाड़, सब अपनी अपनी एडवाइस देना शुरू हो देते हैं, सब डॉक्टर बन जाते हैं घर में। राइट। अच्छा, अभी आपके पास सबसे यंगेस्ट प्रेगनेंसी का केस कौन सा आया जहाँ पे लड़की का एज आपको लगा कि बहुत ही इमेच्योर है? देखिए 16 साल के बच्चे तो आते हैं मेरे पास, और उसके बाद जब मैं बोलती हूँ जो मैरिड होती है उनकी बता रही हूँ, अनमैरिड की बात नहीं कर रही हूँ। अनमैरिड अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी काफ़ी आती हैं, वो तो काफ़ी यंग एज पे भी आ जाती हैं, बट देन मैरिड 16-17 की भी आती है। और जब उनके पेरेंट्स को पूछो आपने नाबालिग की शादी कैसे कर दी, नहीं नाबालिग नहीं, वो गलत एज लिखी हुई है, बिकॉज दे नो कि फिर हम ज़्यादा उसे पूरे देंगे, पुलिस में बताएंगे एंड ऑल दैट, तो उसे फंसना नहीं चाहते। नहीं, वो आधार कार्ड में गलत एज है एंड ऑल दैट। तो इस तरह के आते हैं केस, रेयर आते हैं, वेरी रेयर, बट 16-17 साल की लेडीज मैंने देखी प्रेग्नेंट, शादीशुदा। और वो कितना रिस्की होता है उनके लाइफ के लिए? इट्स वेरी रिस्की। एक तो बॉडी मैच्योर नहीं है, मोरओवर एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, प्री एक्लैम्सिया, जिसमें लड़की को फिट्स आते हैं, एंड दैट इज क्लियरली रिटन इन द टेक्स्ट बुक कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज में अगर प्रेगनेंसी होगी, से बिलो 20 या फिर अबव 40, तो उसमें एक्लैम्सिया होने के पूरे चांसेस हैं। तो लड़की को फिट्स आना, बच्चे की डेथ हो जाना पेट में, या डिलीवरी के बाद लेडी साइकोसिस में चली जाए। मैं BHU से पास आउट हूँ, तो मैंने जो 3 साल PG करा है उसमें इतनी लड़कियाँ 16-17 साल की साइकोटिक देखी हैं। बच्चा हो गया, वो अपने बच्चे को उससे बात ही नहीं कर रही है, वो पूरे वार्ड में साइकोटिक होके पागल होके घूम रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ एज में जब शादी होती है, बच्चा हो जाता है, तो साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। इट्स वेरी कॉमन। हालांकि आप ऐसे केसेस नहीं दिखते, मोर ओवर आई एम इन प्राइवेट प्रैक्टिस नाउ, तो इस तरह के केसेस कम दिखते हैं, बट पहले बड़ा कॉमन था, आज से 25 साल पहले। और अभी भी कभी कभी आ जाती है 16-17 साल की लड़कियां आती हैं प्रेग्नेंट। हाँ, आपने मेंशन किया शादी के पहले के भी केसेस आते हैं, तो अभी शादी से पहले की प्रेगनेंसी के कितने केसेस आते हैं? काफ़ी कॉमन हो गया है, आई थिंक। अबॉर्ट करने के लिए आते हैं? हाँ, 26 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले गांव की लेडीज ज़्यादा आती थी, गांव की लड़कियाँ ज़्यादा, अनमैरिड लड़कियाँ। और अब क्योंकि गांव में हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, दे डोंट वांट टू कम टू द मेट्रो सिटीज़, बड़ी सिटीज़, तो विलेज में करा लेते हैं। तो अब शहर की ज़्यादा आती है, अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसीज बहुत आती है। सबसे मिनिमम कम से कम एज के कितने? 15 साल की बच्चियाँ। वो खुद अकेली आती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं? कभी बॉयफ्रेंड आता है, कभी फ्रेंड आती है, कभी अकेली भी आती हैं। तो एज अ डॉक्टर आई हैव टू हेल्प देम। तो साइन लेके आधार कार्ड का पूरा जो भी हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो हमको फॉर्म हम भरवाने होते हैं, करते हैं। एंड देन यही है कि इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, दे हैव टू बी एजुकेटेड
व्हेन दे आर इन द स्कूल। तो प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। एंड डॉक्टर्स के भी लेक्चर्स होने चाहिए क्लासेस में, मुझे लगता है टीचर्स होने चाहिए। टीचर खुल के नहीं बोल पा रही क्योंकि उनको रोज क्योंकि टीचर्स उनको फेस करना है, फिर वो बच्चे किस तरह कोएड एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है। लाइक टीचर बता रही है बॉयज हंस रहे हैं तो टीचर आल्सो फील्स वेरी अनकंफर्टेबल। तो जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप बढ़ाते हो साथ में डॉक्टर्स के लेक्चर कराओ, सो बिकॉज यू कांट स्टॉप दिस अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो न्यू पर्सन अगर आकर बोलकर जा रहे हैं तो उनको भी कोई टेंशन नहीं है और बच्चे भी रिएक्ट नहीं कर सकते। दे शुड नो कि प्रोटेक्शन क्या है। और इवन जैसे ये अबॉर्शन की पिल्स इंडिया में इट इज क्लियरली रिटन बाय रूल बाय द गवर्नमेंट कि आप मेडिकल स्टोर पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, और मेडिकल स्टोर पे मिलती नहीं तो इजीली अवेलेबल है ना। हाँ, बट दे आर स्टिल अवेलेबल। इट शुड ओनली बी प्रिस्क्राइब बाय रजिस्टर्ड डॉक्टर। उसके बावजूद पेशेंट्स खुद लेकर आते हैं, कॉम्प्लिकेशन करके आते हैं। आई हैव सीन मेडिकल पीपल गिविंग दीज मेडिसिन ऐसे ही अचार चटनी की तरह। एंड कई बार वो एबॉर्शन पिल्स भी नहीं होती, वो कुछ भी दे रहे होते हैं। आई हैव सीन गिविंग देम एंटी मलेरियल्स, हाई डोज एंटी मलेरियल्स कि इससे एबॉर्शन हो जाएगा। एक बहुत पहले एक पिल चली थी, आई फॉरगॉट द नेम, उसका न्यूज़पेपर में भी आता था, बी गैप करके कुछ, उसकी हाई डोज दे दी। फिर एक मेंसुरिन फोर्ट आती थी, अब तो शायद मार्केट में आती नहीं है, किसी को पता नहीं उसमें मेडिसिन में क्या है। आई यूज्ड टू आस्क माय आयुर्वेदिक फ्रेंड्स आल्सो कि इसमें क्या है, पता नहीं क्या है। उसको मेडिकल स्टोर पे एबॉर्शन की पिल देखी बेचा जाता था। सो द ओनली लाइसेंस्ड एबॉर्शन पिल इज मिफेप्रिस्टोन एंड माइजोप्रिस्टोल। इसका किट आता है 5 टैबलेट्स का, विच हैज टू बी प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर सो दैट द डॉक्टर कैन मॉनिटर। और देने से पहले सोनोग्राफी जरूरी है, देखने के लिए कि बच्चा सही में यूट्रस के अंदर का एक्टोपिक तो नहीं है। और उसके बाद ब्लीडिंग के बाद वापस से सोनोग्राफी जरूरी है। सो जो लेडी प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करती है, डॉक्टर के पास जाती है, उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। और जो अपने आप ही ले लेती हैं, देन दे एंड अप हैविंग कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज मेडिकल स्टोर पे तो डॉक्टर्स तो है नहीं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी देते हैं, एनीथिंग। इमेजिन एंटी मलेरियल्स दे रहे हैं हाई डोज जस्ट फॉर एबॉर्शन, क्योंकि अंदर बॉडी में जाके गर्मी करेगा तो एबॉर्शन हो जाएगा। अच्छा, एक लड़की जब यंग एज में प्रेग्नेंट हो जाती है और अबॉर्ट करती है, उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ उसके माइंड में किसी प्रकार का क्या ट्रॉमा रह पाता होगा? रिग्रेट देखा है मैंने कई बार। स्पेशली मैं जो कपल्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शादी से पहले एक बार गायनिक से जरूर मिले, क्योंकि शादी के बाद जब वो फर्स्ट प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराने आते हैं ना, उसमें भी इतना गिल्ट होता है, इतना दोनों हस्बैंड वाइफ में कि आगे क्या होगा, ऐसा तो नहीं हम गलत कर रहे हैं। और मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो अबॉर्शन कराना भी जरूरी है, बट वो गिल्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो डॉक्टर से पूछ पूछ के इवन डॉक्टर भी परेशान होता है, बता कि कितनी बार बताओ कि मेडिकली वैसे तो कोई रीजन नहीं है कि आपको वापस बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, पर उस गिल्ट को हम कैसे कम करें? उस किसी की हत्या कर रहे हैं, ये फीलिंग आ रही है ना, उस गिल्ट को आप कम कर सकते हो बाय टेकिंग अ प्रॉपर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि आगे अगर बच्चा नहीं चाहिए 2-3 साल तो क्या प्रोटेक्शन रखें। तो रेदर देन किलिंग सम एक जीव आपने हत्या कर रहे हो, उसकी बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो गिल्ट जो होता है ना कि आगे बच्चा होगा कि नहीं होगा, और अगर बच्चे की धड़कन आ गई तो बच्चे को मार रहे हैं, तो वो चीज रहती है। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देती हैं, है ना, क्या ये प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है बाद में? नहीं करती है, अगर इसको अच्छे से लिया जाए। गवर्नमेंट में जो मिलती है वो थोड़ी पुराने मालाडी मालायन वगैरह हैं, जो कि अभी तक फ्री में चल रही है। टीवी पे ऐड आता था मालाडी मालायन, हम बच्चे थे, हम भी देखते थे। तो अब जो नई पिल्स आ गई है, अब नई पिल्स गवर्नमेंट प्रोटोकॉल में फ्री है कि नहीं, बिकॉज दे आर स्लाइटली कॉस्टलियर, बट नई पिल्स का फायदा ये है कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन लो डोज में है, हार्मोन्स का लो डोज है, तो अगर आप उसको 10 साल भी ले लो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो नए जनरेशन के प्रोजेस्टेरॉन्स आए, इसमें एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज कम है, साइड इफेक्ट्स कम है। तो पहले जो मालाडी मालन थी उसमें नॉरेथिस्ट्रॉन ये सब थी, तो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज थी, तो लेडी के अंदर कहीं ना कहीं मेल हार्मोन बढ़ाती थी। तो अब लेटेस्ट जो जनरेशन आई है वो अगर भले फ्री ना मिल रही हो, तो अगर आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेंगे खरीद के, सो दे आर वेरी सेफ। आप 10 साल लो, कोई दिक्कत नहीं, यू शुड नो हाउ टू टेक इट। That's it. ओके और ये जो फ्रीक्वेंटली लोग प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए 72 आवर्स वाला पिल लेते हैं, वो कितना अफेक्ट करता है? दैट इज नॉट गुड, बिकॉज दैट इज वेरी हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन। तो दैट इज ओके, ओकेजनली ले लिया, अनमैरिड लड़की है भाई, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो ले लिया, बट फॉर मैरिड पीपल आई वुड नॉट सजेस्ट इट। मैं मैरिड लोगों को यही बोलती हूँ कि अब आप मैरिड हैं, यू आर डेली स्टेइंग विद योर लिविंग विद योर हस्बैंड, तो इट यू शुड नॉट कंज्यूम इट लाइक अचार चटनी कि जब मन के आए पिल ले लिया, वो कभी कभी के लिए होता है। तो आपको प्रॉपर पिल्स लेनी चाहिए 21 डेज, जिससे आपकी साइकिल भी रेगुलर है, आपके हार्मोन्स भी सडनली ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि आई पिल में उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट कर सकता है। फर्टिलिटी अफेक्ट करता है, पीरियड की साइकिल पूरी गड़बड़ हो जाती है। आई पिल लेती है, कई लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर नेक्स्ट साइकिल का कुछ पता नहीं होता, बिकॉज 150 मिलीग्राम्स ऑफ ये है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन है, हाई डोज, तो डिसलॉज कर देता है बच्चे को। और इसमें भी फेलियर है, 3% फेलियर इसमें भी, आई पिल लेने के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं।
ओह, हाँ। फेलियर रेट इसमें भी फेलियर हाई रेट है। इसमें भी है, एंड इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर हार्मोनल साइकिल. तो इफ यू आर मैरिड एंड यू आर रेगुलरली स्टेइंग विद योर हस्बैंड, तो इट इज बेटर टू गो फॉर 21 डेज की पिल्स, वो बेटर. कई लोग जैसे ये पीरियड्स को लेकर जो ये है कि मिथ है कि पूजा नहीं कर सकते, ये नहीं करते, तो कई बार लोग इसको डिले करने के लिए पिल लेते हैं कि भाई ये पूजा पाठ के टाइम पे आ रहा है और मुझे बैठना ही है, अटेंड ही करना है. वो कितना अफेक्ट करता है किसी के हेल्थ को? देखिए, कभी कभी आपने साल में एक बार ले लिया, कुछ महीने बाद एक बार ले लिया, बहुत ज़्यादा पूजा होती है आपके घर में, चलो आप 4-6 महीने में एक बार ले लो, कहीं बाहर जा रहे हो ले लो, हनीमून पे जा रहे हो ले लो. बट इतना रेगुलरली लेंगे तो वो भी डेफिनेटली हार्मोन ही है ना, दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट योर नॉर्मल साइकिल, जो अंदर साइकिल चल रही है. क्योंकि ये एक्सटर्नल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता? हेल्थ को अफेक्ट ऐसा नहीं करता. ये जरूर है कि आप पोस्टपोन करोगे थोड़ा पीरियड हैवी आ सकता है. किसी आर्टिकल में पढ़ा था मैंने कि ये लेना हेल्थ के लिए खतरनाक है. नहीं, ऐसा कोई खतरनाक नहीं है, बिकॉज Delay जो करने हाँ वाला. जो डिले करने वाली पिल्स है कोई हाई डोज नहीं होती, नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन ही होता है. तो आप जो सेकंड फेज ऑफ साइकिल है उसको डिले कर रहे हो, लूटियल फेज होता है उसको हम डिले करके पीरियड्स डिले कर रहे हैं, दैट्स इट. अगर प्रेगनेंसी को प्लान कर रहा है कोई कपल, तो उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पहले? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर से मिले और कुछ ब्लड टेस्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो करवा ले. जैसे हम प्रेगनेंसी होने के बाद जो बुकिंग टेस्ट करते हैं, कुछ इन्फेक्शन टेस्टिंग होती है, कुछ ब्लड ग्रुप, शुगर और ये सब जो बेसिक टेस्टिंग होती है. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेडी के अंदर कोई बीमारी है पहले से, तो हम उसको पहले ही ट्रीट कर दें, रादर देन कि प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद करें तो फिर वो बच्चे पे इफेक्ट करेगी या फिर हमको अबॉर्शन करना पड़ जाए. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि करवा लेने चाहिए. एक बेस लाइन सोनोग्राफी की, एवरीथिंग इज नॉर्मल. सोनोग्राफी के अंदर कोई यूट्रस के अंदर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि यूट्रस में कई बार डबल होता है, बाइकॉर्नुएट होता है, सेप्टेट होता है. तो बेसिक टेस्टिंग पहले करा लें, सो दैट यू नो दैट आप बिल्कुल हेल्दी हैं. आप अपना वेट देख लें, BMI नॉर्मल है कि नहीं, अंडर वेट ओवर वेट में प्रॉब्लम्स आती हैं. तो जितना हद तक हो सके एक हेल्थ पूरा प्लान करके देन प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए. अच्छा, प्रेगनेंसी प्लान किया और मान लीजिए 5-6 महीने के अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है बच्चा एबनॉर्मल है, तो वो अबॉर्ट करना ही सॉल्यूशन है? देखिए, डिपेंड करता है एबनॉर्मेलिटी किस तरह की है. कोई बॉडी पार्ट नहीं डेवलप हुआ? हाँ, तो वो तो डेफिनेटली अबॉर्शन 20 वीक्स तक अलाउड है. और अगर ऐसा कुछ है कि 20 वीक्स के बाद डायग्नोज हुआ है तो 24 वीक्स तक यू कैन अपील कि 2 लोग मिलके 2 डॉक्टर्स का साइन हो जाए कि हाँ दिस लेडी नीड्स अबॉर्शन, तो इवन 24 वीक्स तक अलाउड है. अच्छा. उसके बाद भी अगर नहीं पकड़ में आया तो देन दैट इज नेग्लिजेंस फ्रॉम द पेशेंट साइड. आप गए ही नहीं डॉक्टर के पास, आप पहले सोनोग्राफी आपने कराई नहीं, अब 7वें महीने में पता चल रहा है, तब तो फिर 3 ही महीने रह जाते, उसमें लॉज अलाउ नहीं करती. अच्छा. दैट इज इलीगल. क्या आप ये मानती हैं कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को भी सी सेक्शन में कई डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स फॉरवर्ड करते हैं? देखिए, हर प्रोफेशन में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं. सो होता होगा कहीं ना कहीं डेफिनेटली, बट कुछ इसका श्रेय मैं पेशेंट्स को भी दूंगी, क्योंकि जैसे मेरे खुद के पेशेंट्स आते हैं और मेरे को नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा विश्वास है शुरू से. एंड मैं VBAC भी काफ़ी कराती हूँ. VBAC यानी कि विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन. तो डिलीवरी अगर प्रीवियस सिजेरियन है तो सेकंड बर्थ में नॉर्मल पूरा ट्राई करती हूँ. और मैं UK में 4 साल प्रैक्टिस करके आई हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस और एक सिजेरियन के बाद दूसरा नॉर्मल हो सकता है? हाँ, दैट इज नोन एज VBAC, विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, जिसके 80% चांस होते हैं. एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट. और क्योंकि मैं 4 साल NHS में UK में काम करके आई, तो मैंने कुछ और नई टेक्निक सीखी थी, तो उसको मैंने काफ़ी प्रमोट किया है. बट पूरा ब्लेम डॉक्टर्स पे नहीं डालूंगी. येस, सिजेरियन इज ईजी, थोड़ी रेट्स भी बढ़ जाते हैं, प्लस जल्दी फिनिश हो जाता है, ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती. तो येस, डॉक्टर्स की तरफ से आई कुड से सम माइट बी कम झेलना पड़ता है. हाँ, डॉक्टर्स का बता रही हूँ, डॉक्टर्स को क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर वो करेंगे. तो पेशेंट के लिए क्या होता है, आजकल पेन सहन करने की शक्ति मतलब बहुत कम हो गई है. फैमिली सपोर्ट बहुत कम हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं. तो एक वो जो एक सपोर्ट होता था ना फैमिली का, डोंट वरी, हो जाएगा, तो वो सहन शक्ति वो कम हो गई है. और सबको डेट फिक्स्ड बेबीज चाहिए, इस डेट पे चाहिए. अच्छा, पहले से प्लान करना है कि मुझे बेटा लकी चाहिए, बच्ची लकी. एक तो न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं कि नंबर 1 होना चाहिए, कि नंबर 6 होना चाहिए, कि 10 होना चाहिए, कि 6 होना चाहिए. मतलब ये सारी चीजें लोग करते हैं, तो उसकी वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सहन शक्ति होती है ना, एक वो विल पावर, वो कम हो गई है. आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि मुझे इसी तारीख को ही बच्चे का डिलीवरी चाहिए? आते हैं, बिल्कुल आते हैं. तो मैं फिर मेडिकली देखती हूँ. वी कैन नॉट रिफ्यूज अ पेशेंट कि हमको सिजेरियन कराना है और डॉक्टर मना कर रही हो, तो हम कर ही नहीं सकते. आई कैन जस्ट कन्विंस देम कि क्यों नहीं जा रहे नॉर्मल में. बट हाँ, मैं अपना जो बेबी का जो जेस्टेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. ये नहीं कि आप प्री टर्म बच्चा करा रहे हो जस्ट बिकॉज उस बर्थडे के साथ मेरी बर्थडे कोइंसाइड हो रही है या मेरे हस्बैंड की बर्थडे कोइंसाइड हो रही है तो मुझे चाहिए, ऐसा नहीं है.
तो मेडिकली द बेबी शुड बी सेफ, एंड इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर सिजेरियन देन दे हैव टू राइट इट डाउन कि भाई मैं और मेरे हस्बैंड अपनी मर्जी से सिजेरियन कराना चाह रहे हैं। हालांकि जहां मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ ये कॉमन नहीं है। पीपल आर मोर इनटू नॉर्मल डिलीवरी बिकॉज राजस्थान अभी इतना ज्यादा वो कॉस्मोपॉलिटन हो नहीं हुआ है, मतलब स्पेशली जोधपुर कि लोग अपनी बॉडी का और विजाइनल उसका ध्यान रखें कि विजाइना लूज हो जाएगा एंड ऑल दैट, वो सब नहीं है। ओके, हाँ, तो दे आर मोर इनटू नॉर्मल डिलीवरी। तो ये कितना रिस्की हो सकता है अगर नॉर्मल डिलीवरी का डेट, मतलब 1 वीक का एक रेंज होता होगा ना? हाँ, कि भाई 3 वीक्स का होता है, 3 वीक्स का रेंज होता है कि इन डेट्स के बीच में आपका डिलीवरी हो सकता है। तो उसमें अगर 2 दिन आगे 4 दिन पीछे अगर कर लेते तो कितना रिस्की हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कई बार हम नॉर्मल डिलीवरी भी डेट के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। अगर ऑलरेडी बच्चा नीचे आ गया है और हमको लग रहा है रास्ता खुल जाएगा, तो देयर आर मेडिसिन जिससे हम पेन इंड्यूस कर सकते हैं, रास्ता खुल सकता है। बट देन पेशेंट को बताना पड़ता है कि नेचुरल तरीके से दर्द नहीं शुरू हो रहा है, हम आर्टिफिशियली शुरू कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस है कि सिजेरियन हो सकता है। 50% चांसेस है कि फेल हो जाए। सो देन द पेशेंट हैज टू साइन भाई अगर उसको चाहिए जल्दी तो। और बिल्कुल ऐसे टाइम पे आई है कि हमको बच्चा आज ही चाहिए, कल ही चाहिए और रास्ता बिल्कुल बंद है, देन वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन। ये रहता है। कौन सा बिगेस्ट झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है जो औरतों को सोसाइटी ने कहा है अबाउट देयर बॉडीज, अबाउट उनके शरीर के बारे में? आई थिंक लेडीज को, औरतों को शुरू से सिखाया जाता है कि तुम्हारा काम as soon as you start menstruating you have to marry and you have to produce kids and you have to take care of your kids और फैमिली का ध्यान देना है और यही आपका वजूद है, क्योंकि बेसिकली शादी और बच्चे ये दो नहीं हुए तो यू आर इनकम्प्लीट। और घर संभालना। हाँ बिल्कुल, घर बैठना है और बेसिकली आपके करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और आपके इन लॉज़ों का ध्यान देना है। शादी होगी तो वही आपका परिवार है। वो कहते थे ना पहले कि ससुराल से अर्थी उठनी चाहिए, वापस नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो मैं पुरानी बातें बता रही हूँ, वो अभी भी चल रहा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ये बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। एवरी लेडी हैज़ टू लुक परफेक्ट। वो फिगर और वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने चाहिए और फेस एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसे लिप्स, एवरीथिंग इज फैब्रिकेटेड। प्रेग्नेंट है आप, आपके स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, आप मेनोपॉज में हो या फिर आपको PMS में मूड स्विंग्स होने, तो ये सब चीज़ें लेडीज को अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब बच्चे जेंजीज चेंज कर रहे हैं। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेच मार्क्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, एक्सेप्टेंस शुरू हो गई। हाँ, तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है ये तो लेडीज ने शुरू करी है, बॉडी शेमिंग ना, कि एक लेडी को ऐसा दिखना चाहिए तो मुझे ऐसा दिखना है, और शादी प्रेगनेंसी के बाद मैं मोटी हो गई तो मेरे स्ट्रेच मार्क्स कैसे जाएंगे एंड ऑल दैट, वापस परफेक्ट पेट कैसे आएगा, वापस पहले जैसी कैसी बॉडी आएगी। तो ये कुछ चीज़ें सोसाइटी में चली आ रही है कि लेडी को ऐसे ही दिखना है, शी हैज़ टू लुक अट्रैक्टिव ऑल द टाइम। एज एक्सेप्टेंस, इवन भी कितने बॉलीवुड स्टार्स को हम सुनते हैं, एज एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप बोटॉक्स करा लो, आप रिंकल्स हटा लो अपने, ये कर लो वो कर लो। करेक्ट। अभी एक मूवी आई थी जिसमें कंसेंट की बात हो रही थी। क्या ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे शी इज नॉट रेडी? आते हैं, और हर तरह की, गांव के भी आते हैं, शहर के भी आते हैं। एंड बिकॉज आई एम देयर एज अ डॉक्टर, सो उनको लगता है मेरी आवाज़ अथॉरिटेटिव रहेगी। सो मेरे को आके पहले बोलती हैं कि आप प्लीज़ बोल देना उनको समझा देना। तो अब जैसे मैंने सर्जरी करी है, डिलीवरी हुई, तो मैं 2-3 महीने गैप बोलती हूँ कि नहीं आप 6 महीने बोलना, वो सुनेंगे नहीं। तो मैंने कहा मैं इतना मेडिकली नहीं बोल सकती, डजंट लुक नाइस। हाँ ठीक है, एक बार उनको बुला लो तो मुझे जो लगेगा मैं अपने हिसाब से बोल दूंगी। सो आई कैन सी दैट फियर इन द लेडी कि वो हस्बैंड नहीं मानेगा। एंड समटाइम्स आई हैव टू कॉल द हस्बैंड इनसाइड कि आपको ध्यान रखना है, इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अभी भी होता है, होता है, बिल्कुल होता है। एंड देन दबी आवाज़ हुए मेरे को चुपचाप सास को बाहर भेज के आप प्लीज़ बोल देना, या फिर सास काम कम वो नहीं करवा रही है, काम बहुत ज़्यादा करा रही है, तो फिर इनको बोल देना रेस्ट करना है। तो हर तरह का है, मतलब आई हैव टू सी कि कौन सच है कौन गलत है। कई बार पेशेंट की तरफ से भी लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है, कि मुझे रेस्ट करना है, आप उनको बोल दो। अच्छा, मतलब ये 3 महीने का अगर आपका मेडिकल है, हाँ, और वो बोली 6 महीने के लिए प्लीज बोल दो, तो शी वांट्स टू अवॉइड हिम। शी वांट्स टू अवॉइड हिम, मे बी ही इज नॉट जेंटल इनफ, ही इज जस्ट वेरी रफ। तो यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सो आते हैं डॉक्टर्स के पास, पेशेंट्स आते हैं, एंड उनको लगता है ये बोल देंगे तो वो मान जाएंगे। वो कितना मानते होंगे पता है? कितने केसेस में हस्बैंड्स इनसेंसिटिव हैं अपनी वाइफ को लेकर ऑन बेड? It is very difficult unless the patient tells us. हाँ, मतलब केसेस लगभग आते होंगे, तो क्या ऐसे केसेस आते हैं? 50% तो होंगे ही इनसेंसिटिव, बिकॉज लेडीज जैसे अकेले भी आती है ना, सो द ओनली क्वेश्चन दे आस्क इज इसके बाद मेरी सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी। मैं कहा आपके पेट में गांठ है, मैं यूट्रस निकालूंगी, आप उसकी चिंता करो ना कि आपकी हेल्थ कैसी रही, सेक्सुअल लाइफ कैसी रही, नहीं मेरे हस्बैंड को दिक्कत हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या सेक्स रेशियो इम्बैलेंस है हमारे देश का?
देखिए सेक्स रेशियो हमारे कुछ स्टेट्स में काफी पुअर है, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं शुरू हम से ही तो। था, बिकॉज तो फीमेल अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा? नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी लेटली जो सेंसस आया है उसमें राजस्थान में नंबर ऑफ गर्ल्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द लॉज। ये पीसीपीएनडीटी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है। इंसेंटिव मिल रहे हैं लड़की पैदा होने पे? मतलब एक होता है ना कि अगर लड़की पैदा हुई तो हम इतना पुरस्कार देंगे। हाँ, वो मिलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। लड़की पैदा होती है, नसबंदी कराते हैं तो सब पे इंसेंटिव मिलता है। सरकारी हॉस्पिटल दे आर गेटिंग। अब कितना मिल रहा है, कब मिल रहा है, थोड़ा डिले रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से रहता ही है, बट है इंसेंटिव्स। क्योंकि लोग हमको भी आके पूछते हैं कि हमको मिलेगा क्या कुछ, तो वी टेल देम आपको सरकारी में जाना होगा, प्राइवेट में नहीं मिलेगा। हाँ, तो सेक्स रेशियो बेटर हुआ है, और दिस इज ऑल थैंक्स टू पीसीपीएनडीटी, वेरी स्ट्रिक्ट लॉज दे हैव। और काफ़ी सारे एनजीओज ने भी इसके लिए स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया था। डीएपी करके एक डॉटर्स आर प्रेशियस करके एनजीओ था, उसमें मैंने भी काम किया था। जगह जगह जाके हम लेक्चर्स लेते थे, और हमने एक बड़े सुंदर वीडियोस बनाए थे, और वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कि कैसे अबॉर्शन करते, तो लोग रो आते थे उसको देख के। तो बहुत ही इमोशनल वीडियोस बनाए थे, तो उससे फर्क तो पड़ा है डेफिनेटली। इनफैक्ट वी हैव प्रोड्यूस्ड अ मूवी। अच्छा, हाँ, वी प्रोड्यूस्ड अ मूवी ऑन फीमेल फीटिसाइड, इट्स कॉल्ड वॉशिंग मशीन। और 20 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें कोई आवाज नहीं है ज्यादा, जस्ट एक्टिंग है। कैसे गांव का एक कपल जो है बार बार एबॉर्शन करा रहा है, क्योंकि उसको एक क्वैक बार बार बता देता है, सोनोग्राफी कर भी नहीं रहा है, मशीन चलाता है, उसको लगता है सोनोग्राफी हो रही है। हर बार बताता है लड़की, हर बार एबॉर्शन, हर बार पैसे देकर आता है उसको। और उसकी एक लड़की है जिसको लेके घूम रहा है, वो बच्ची अभी 8-10 साल की हो गई है, उसके बाद से बार बार एबॉर्शन कराया जा रहा है, क्योंकि हर बार उसको लड़की बताती रहती है। और एंड में एक मैसेज है कि एक्चुअली लड़का था, और उसको क्योंकि वो क्वैक था, उसको पैसे कमा रहे थे। और क्योंकि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। लोग ऐसे ही पेशेंट को लिटा के, कुछ भी मशीन की आवाज़ चला के और कुछ भी पेट पे घुमा के यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके दिखाते रहते हैं आपकी सोनोग्राफी हो रही है। उसको तो क्या पता लड़का है लड़की, उसको परछाई में क्या पता, उसको लग रहा है मेरी सोनोग्राफी हो रही है। पीछे मशीन चला दी आवाज़ के लिए, वॉशिंग मशीन जैसे नाम है, और पेट पे कुछ भी टॉय घुमा दिया, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। तो ये सब हुआ है, इस पे बेस करके हमने मूवी बनाई थी। अगर डॉक्टर सोनल परिहार जी को देश का हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए तो कौन से बड़े बदलाव करना चाहेंगे, जो रिफॉर्म जरूरी है आपको लगता है देश में? ओके, मुझे लगता है पैट्रियार्कल सोसाइटी को थोड़ा सा अपने को कट डाउन करके फीमेल्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा फेमिनिस्ट जाना पड़ेगा। बेसिकली मुझे लगता है अगर लेडीज अपने सोसाइटी की आगे बढ़ेंगी, वुमेन आगे बढ़ेंगी, तो हमारी सोसाइटी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। आई वांट फीमेल्स टू बी ड्राइविंग द ऑटोज, ड्राइविंग द बसेस, एंड दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ ऑल दिस कि रात में नहीं जाना है, ये जो हमारी कंट्री में हो रहा है। एंड स्ट्रिक्ट लॉज होनी चाहिए, इवन जैसे पेरेंट्स की जैसे प्रॉपर्टी है, तो अभी तो अब हो गया कि मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों में बटेगी, तो स्ट्रिक्ट लॉज होनी चाहिए कि लड़की को भी उतना शेयर मिलेगा जितना अगर लड़की भी सपोर्ट कर रही है अपने पेरेंट्स को। हाँ, तब बिल्कुल ये नहीं कि शादी करके चली गई और आगे एक हिस्सा लेने। नहीं, उसके बाद भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, कई बार क्या होता है कि मतलब जैसे अगर लड़का अपने माँ बाप के लिए पूरा इन्वेस्ट कर रहा है अपने इनकम को, ऐसा कहा गया, मैंने कोर्ट का के संज्ञान से बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि अगर लड़की कमा रही है और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही है तो शी हैज द राइट। ओके, ये कोर्ट ने बोला है। कभी तो मैंने न्यूज में सुना था, अब कोर्ट के भी तो बदलते रहते हैं ना, कोर्ट के भी बदलते रहते हैं। हाँ, बट इनजस्टिस अब या तो फिर पेरेंट्स ने उस लड़की की शादी में इतना बे कर दिया तो फिर बात अलग है, देन दैट दे शुड बी बैलेंस। जैसे वो चली गई, वो सेल्फिश हो गई, माँ बाप तकलीफ में भी है, तो वहां तो 1 रुपया खर्च नहीं करना, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो वो इनह्यूमन लगता है। वो इनह्यूमन हो जाता है, बट देन दैट कैन बी द सेम विद द बॉय आल्सो। करेक्ट, वो जबरदस्ती मिले ही ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए। तो फिर पेरेंट्स को अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखनी चाहिए, उसको एंजॉय करे आगे, बच्चों की शादी तक जो करना करो, उसके बाद बाकी आप अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करो। एंड एक और लॉ मैं चाहूंगी कि ये जो स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन नहीं हो रही है खुल के, उसमें डॉक्टर्स एंड टीचर्स शुड बी देयर, उनके रेगुलर सेशंस होने चाहिए, सो दैट बच्चों को शुरू से को मेल फीमेल का जो एक अट्रैक्शन रहता है ना, जिसकी वजह से मिस्टेक्स होती है वो ना रहे, एंड दे शुड बी ओपनली टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, है ना। ऐसे केसेस भी दिखाने चाहिए, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी हो गया, बिल्कुल, तो वो अगर उसके कंसिक्वेंसेस दिखे बाद के, तो वो संभल के और डिसीजन ले। ईव टीजिंग कम हो जाएगी इसी बहाने हमारे। ओके, तो ईव टीजिंग बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस कि एक्सपोजर नहीं है। कौन से 5 टॉप हेल्थ चेकअप्स हैं जो औरतों को स्किप नहीं करना चाहिए? टॉप 5 अगर आप बोलें, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी पैप स्मीयर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का सबसे पहला तोड़ पैप स्मीयर ही है। और बाहर की कंट्रीज में, यूरोपियन, मैं यूके में काम कर चुकी हूँ, हर 3 साल पे लेडी के पास अपने आप लेटर आता है, और अगर वो नहीं जाती है तो जीपी उसके घर पहुंच जाते हैं, मिडवाइफ घर पहुंच जाती है कि आप पैप स्मीयर के लिए नहीं आए। इस तरह से उन लोगों ने सर्वाइकल कैंसर को कम किया है। तो पहली बात तो पैप स्मीयर, अगर हमारे यहाँ लॉ नहीं है ऐसी स्ट्रिंजेंट, तो आप खुद कराएं। 3 से 5 साल पे पैप स्मीयर विद HPV कराना चाहिए।
ओके सेकेंडली ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग आफ्टर द एज ऑफ 40, और अगर आपके घर में ऑलरेडी किसी को कैंसर था ब्रेस्ट का तो एट द एज ऑफ 25-30 मैमोग्राफीज ईयरली या 2 ईयरली करानी चाहिए। देन क्योंकि लेडीज़ में बोन हेल्थ के बारे में आइडिया नहीं है, लोगों को मीनोपॉज के बाद बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, तो इसलिए इनको डेक्सा स्कैन्स कराने चाहिए। माई हस्बैंड इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो उनके पास इतनी फ्रैक्चर्ड लेडीज आती हैं आफ्टर द एज ऑफ 60-70 जब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, तो शुरू से तो शुरू से बोन हेल्थ का ध्यान रखें, प्रोटीन लें डाइट में, तो साथ में डेक्सा स्कैन कराएं। ओके। चौथी चीज़ मैं बोलूँगी हीमोग्लोबिन। इवन अच्छी से अच्छी एफ्लुएंट फैमिली में बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स हीमोग्लोबिन लो होना बड़ा कॉमन है। हम लोगों के फेरेटिन स्टोर्स ही नहीं है, तो भले ही हीमोग्लोबिन 11-12 है, बट जो अंदर जो स्टोर होता है बॉडी में वो है ही नहीं, बिकॉज हमारी डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं है, या फिर जो खा रहे हैं उसका ध्यान नहीं देते हैं। एंड फिफ्थ आई वुड से थायराइड, बिकॉज थायराइड बड़ा ही कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन, या वेरी वेरी कॉमन, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड थायराइड हार्मोन का रोल हर जगह है, मेटाबॉलिज्म में, फर्टिलिटी में, ग्रोथ में, मूड में। आपको डिप्रेशन हो रहा है, थायराइड चेक करो, वेट मैनेजमेंट में, मेटाबॉलिज्म वही मैंने बोला, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी, तो उसको तो आप चेक कराते रहे हर 6 महीने पे। अगर आप टैबलेट ले रहे तो भी, नहीं ले रहे तो भी, क्योंकि टैबलेट लेने के बाद भी वो बढ़ सकता है, तो आपको देखना है डोज टाइट्रेशन के लिए। एंड इट्स अ वेरी सिंपल टैबलेट, 1 सिंगल टैबलेट। अगर होता भी है थायराइड, लोग अवॉइड करते हैं, हम योगा से ठीक कर लेंगे, एक्सरसाइज से, खाने से ठीक कर लेंगे। प्लीज टेक द टैबलेट, साथ में योगा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी अब तक सबसे वर्स्ट मेडिकल एडवाइस आपने हेल्थ टिप सुना है जो वायरल हो गया है बहुत ज्यादा? ओके, सो बेसिकली जो विजाइनल मसल्स होती हैं ना, उनकी टाइटनेस एंड लूजनेस जो है वो एक्सरसाइज से, चाइल्ड बर्थ के बाद खराब होती है, और उसको एक्सरसाइज से रिस्टोर करा जा सकता है। सो वर्स्ट मेडिकल एडवाइस ये होती है कि आप अपनी कोई क्रीम लगा के या फिर कोई पेसरीज या टैबलेट्स डाल के आप विजाइना को टाइट कर सकते हैं, जो कि आपकी डिलीवरी की वजह से लूज हो गया है। या फिर अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे पहले और शादी के बाद आप नहीं चाहती कि आपके पार्टनर को पता चले, तो आप अपनी मसल्स को टाइट कर सकती है विद द यूज ऑफ दीज। सो दिस इज द वर्स्ट मेडिकल एडवाइस, बिकॉज विजाइनल मसल्स बेसिकली चाइल्ड बर्थ और एज के साथ साथ कम होती है, कोलाजन टिश्यू कम हो जाता है, इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है, और इसको रिस्टोर करने को टैबलेट, कोई क्रीम नहीं होती। आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड कोई सर्जरी भी मसल्स के टोन को वो नहीं कर सकती। इट इज ओनली एक्सरसाइज, दैट्स इट। कई क्रीम बेचते हो जिससे कि ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो सकता है। हाँ, वो भी बिल्कुल बेकार है। इट इज ओनली सर्जरी। ब्रेस्ट को कम करना, बढ़ाना प्लास्टिक सर्जन का काम है। क्रीम से नहीं हो सकता। क्रीम से, मसाज से कुछ नहीं होता। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, टोनिंग ऑफ द पेक्टोरल मसल्स की कर सकते हैं, तो उससे आपकी ब्रेस्ट थोड़ी सैगिंग कम हो जाएगी। तो ये धांधली चल रही है मार्केट में। तो अच्छा, तो फिर अगर ये मेडिकली फिट नहीं है तो गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन क्यों नहीं करती, इनको रोकती क्यों नहीं है कि मिसगाइड करे बच्चों को? गवर्नमेंट कितना क्या ध्यान देगी? बेसिकली दे आर नॉट कंप्लेन हार्मिंग करके बंद करा सकते हैं। मतलब दे आर नॉट हार्मिंग द बॉडी, बट वो यूजलेस है ना। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आप औरतों के लिए सबसे बड़ा क्या रिफॉर्म की मांग करना चाहती है भारत के गवर्नमेंट से? एक तो फ्री सप्लाई ऑफ पैड्स, it should be available in all the toilets, whichever public toilets they are using, और moreover the quality of public toilets. Public toilets पहली बात तो होते ही इतने कम है, और होते भी तो they are so dirty, they are so dirty that females, smell भी, आप बैठ ही नहीं सकती, तो बैठ ही नहीं सकती, and females have to sit when they have to urinate. तो उसके लिए proper फैसिलिटीज होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन, दे शुड बी अ कंटिन्यूस 24 आवर क्लीनर जो भी वहाँ पर अवेलेबल है, और साथ में कुछ सैनिटाइजर्स होने चाहिए, टॉयलेट पे लगाने वाली वो जो डिस्पोजेबल कवर्स होते हैं, 5 स्टार जैसा स्टैंडर्ड, जैसे कि आप एयरपोर्ट पे देखते हैं, जैसा आप मल्टीप्लेक्सेस में देखते हैं, वो क्वालिटी का भले 5 स्टार ना हो, 3 स्टार तो हो, एटलीस्ट वो लेडी को सोप तो मिले वहाँ पर। वो पूरे जो क्लॉग्ड होते हैं जो टॉयलेट्स, दे क्लॉग्ड, वहाँ पर साबुन नहीं होता, पानी नहीं होता, नीचे इतना कचरा होता है, कीचड़ होता है, एंड द ड्रेसेस नॉर्मल इंडियन वेयर इज साड़ी, सूट्स, दुपट्टे, तो हाउ विल दे हैंडल? सो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि आप प्लीज पब्लिक टॉयलेट्स खूब ज्यादा बनाइए, और लेडीज का एक्सक्लूसिव रखिए, उसको लॉक करके रखिए, सो द मेल्स डोंट एंटर दैट टॉयलेट। एंड स्कूल्स में ये बहुत जरूरी है। स्कूल्स में जो लड़कियां हैं वो बेचारी प्यूबर्टल एज तक आते आते स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्पेशली विलेजेस में, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। टीचर्स टॉयलेट नहीं जाना चाहती। मेरे पास कितनी पेशेंट्स हैं जो टीचर्स हैं, रिकरेंट उनको इन्फेक्शन होता है, बार बार यूटीआईज होते हैं, बिकॉज दे होल्ड द यूरिन। बोलती मैम वहाँ जाने का दिल नहीं करता उस टॉयलेट में जहाँ बच्चे यूज करते हैं, या बच्चे तो छोटे हैं, चलो कोई बात नहीं, दे आर वेयरिंग स्कर्ट्स, ये तो बेचारी साड़ीज में, सूट्स में,
सो दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो वो होल्ड करके निकलती हैं घर से, एक बार करके बहुत निकलेंगी। बड़ी प्रॉब्लम है ना। हाँ, बहुत बड़ी अनस्पोकन, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो क्या इसका सॉल्यूशन आपको लगता है कि हमारे देश में ये बहुत बड़ा मूवमेंट की तरह आएगा कि बिल्कुल ये आना चाहिए। औरतों की सबसे बड़ी नीड है जिसके बारे में कोई आंसर नहीं कर रहा? हाँ, इस पे कई बार बहुत से लोगों ने बोला है, बट इस पे कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी वही गंदे टॉयलेट्स हैं। आप अगर कहीं बाय रोड भी जा रहे हैं तो आपको मिडवेज में भी टॉयलेट इतने गंदे मिलते हैं, पेट्रोल पंप्स पे टॉयलेट्स इतने गंदे मिलते हैं Correct, कि दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ यूजिंग देम। राइट राइट। तो दिस हैज टू बी, यानी कि जो उसको मेंटेन कर रहा है वो कभी औरतों के बारे में सोच ही नहीं रहा कि वो कैसे बैठेंगे। वो सोच ही नहीं रहा। और मुझे लगता है पब्लिक सेंस भी नहीं है। पब्लिक इज नॉट सेंसिटिव कि आप कोई और आने वाला है इसके बाद, तो जी, आप थोड़ा सा हमारे क्लीन बाद कर लो। उसके लिए- लोग फ्लश भी नहीं करते हैं। इवन इफ दे आर गोइंग टू द टॉयलेट, दे डोंट इवन ट्राई टू फ्लश। या फिर अगर फ्लश नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट आप पानी डाल दो। मतलब दे शुड बी सेंसिटिव इनफ कि दूसरा बंदा कोई आने वाला है तो उसके लिए क्लीन तो रखे। और एक क्लीनर रखना तो फिर वो जो जिसका टॉयलेट है, जो ओनर है, उसको रखना पड़ेगा। सो दिस शुड बी अ रिफॉर्म दैट द गवर्नमेंट शुड डू। राइट राइट राइट। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके इस पॉडकास्ट में। मुझे भी बहुत सारे अच्छा लगा डिटेल राहुल जी, खुल के thank you आपने very बात की। आई एम श्योर कि वुमेन को, गर्ल्स को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जिसमें उनको मिथ हो रहा होगा या कोई गलतफहमी रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द राहुल रंजन शो। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। और गाइस, तो आपने सुना डॉक्टर सोनल परिहार मैम को, जो कि 26 वर्षों का एक्सपीरियंस रखती हैं। 30 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं इंटरनेट पे। लाखों करोड़ों लोग इनके नॉलेज से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपको इनके जो सजेशंस हैं, इनके जो टिप हैं वो अच्छे लगे हों तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें। जो भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, कमेंट करें। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हम अपने नए पॉडकास्ट में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।